Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और मेरा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसका पार्ट नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। और इस पार्ट नंबर 4 में आज हम कुछ उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा हम विभिन्न पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे कैसे हम कर सकते हैं, किन किन पदार्थों के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, रंग वाले घटक। कौन से घटक? रंग वाले घटक, इसको अपन डाई के नाम से जानते हैं। उसमें जैसे कि नीला रंग है अथवा काला रंग है, तो काला या नीले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। यानी हमारे पास कोई रंग घुला हुआ है या कोई स्याही है और उस स्याही के अंदर पानी भी है और ठोस स्याही भी है, तो उस मिश्रण को हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो विधि है दोस्तों, वो होती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि नाम से पता चल रहा है जिसमें किसी पदार्थ को अर्थात पानी को वाष्प बन करके उड़ाया जाता है। ये पात्र आपको दिखाई दे रहा है, ये बीकर है। क्या है? बीकर। इस बीकर में क्या भरा हुआ है? जल। जल के ऊपर रखा हुआ वाच ग्लास, कांच की प्याली होती है। उस वाच ग्लास में रखा हुआ स्याही। इस स्याही में से हमें रंग और पानी को अलग करना है। इसको हमने डायरेक्ट इस आग के ऊपर नहीं रखा, क्योंकि उससे ये वाच ग्लास गर्म होकर के टूट सकता है, चटक सकता है। इसलिए हम उसको डायरेक्ट न रख करके पानी की वाष्प से ही उसको गर्म करेंगे। तो इस बर्नर को अपन जैसे यहाँ से चालू करते हैं तो सबसे पहले तो क्या गर्म होगा भाई? पानी गर्म होगा। क्या गर्म होगा? पानी। जब ये पानी गर्म होकर के इसकी भाप बनेगी तो इस भाप के द्वारा स्याही क्या होगी? गर्म होगी। अब उस स्याही के अंदर जो पानी है वो गर्म होने से वाष्प बन करके ऊपर उड़ने लग जाएगा। पानी जो था उस स्याही में वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ने लग जाएगा। और अंत में समस्त पानी में पूरा पानी वाष्पीकृत जब हो जाएगा तो इस वाच ग्लास में कुछ शेष बच जाएगा। और वो शेष क्या बचेगा भाई? वो बचेगा स्याही या फिर रंग। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके हम किसी रंग में या किसी स्याही में उपस्थित रंगों को इस विधि से अलग कर सकते हैं। आगे देखिए, जो दूसरी विधि है वह है दूध से क्रीम। दूध पीते हैं हम और उसमें से क्रीम का प्रयोग करते हुए देखा होगा, निकालते हुए आपने देखा होगा, खाया भी होगा। तो दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो उसके लिए विधि है वो है अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूगल विधि। अपकेंद्रण विधि क्या होती है? इस विधि का प्रयोग हम अपने घर में भी करते हैं। जब हमारे घर में हमारी बहन या हमारी जो मम्मी होती है, माता जी होती है, उसके द्वारा उस दही में से घी निकालने के लिए जिस मशीन का है, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, वह उपकरण उस दही में इसी विधि का प्रयोग करता है। रई को देखा होगा आपने, इसको अपन ऐसे बिलोते रहते हैं, या आजकल तो इसके स्थान पर मशीन का प्रयोग करने लगे हैं, छाछ की मशीन। तो उस छाछ की मशीन के नीचे डंडी के माध्यम से कुछ पंखुड़ियां इस प्रकार से लगी हुई रहती है। तो एक तो पहले का तरीका था कि अपन उसको एक रस्सी के माध्यम से उसको अपन घुमाते थे बार बार। तो ये इसके ऊपर रस्सी लगी रहती थी। जब रस्सी को अपन खींचते हैं तो नीचे इसकी जो पंखुड़ियां लगी हुई है, वो पंखुड़ियां इस पिलियन में क्या करती थी? जोर से गति करती थी। और इसकी गति के दौरान ये पूरा पिलियन में घूमने लग जाता था। और घूमने पर क्या होता है कि उस मिश्रण
मशीन के अंदर जो भारी पदार्थ होते हैं या भारी कण होते हैं वो तो पैंदे में बैठ जाते हैं, और जो हल्का पदार्थ होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है। तो जैसे इस दही के अंदर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो उस दही के अंदर जो भारी कण होते हैं वो तो कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो हल्के कण होंगे जैसे अपनी क्रीम होती है, घी होता है, वो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है। यानी हल्का पदार्थ घनत्व कम होने के कारण वो ऊपर की ओर आ जाता है, घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वो हल्का होने पर ऊपर आ जाता है। तो ये विधि कौन सी हो गई, अपकेंद्रण विधि। ऐसा प्रश्न कंपटीशन में भी आया हुआ है कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, अपकेंद्रण। आगे देखिए दोस्तों, अपकेंद्रण विधि का और हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में भी करते हैं। कई प्रकार की प्रयोगशाला में जांच होती है, इसमें रक्त का भी सैंपल लेते हैं और हमारे मूत्र का भी सैंपल लेते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं। तो उसमें किसी प्रकार की कोई रोग या किसी प्रकार की शरीर की कोई जांच करनी हो तो उस जांच को करने के लिए भी इसी प्रकार से इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें कुछ पदार्थ तो उससे ऊपर आ जाते हैं और कुछ कहाँ बैठ जाते हैं, भारी वाली कण नीचे बैठ जाते हैं। अगला देखिए, डेयरी और घर में जो मक्खन से अपन क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, उसमें करते हैं। और इसके अलावा मतलब कपड़े धोने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, उस वॉशिंग मशीन से कपड़ों से जल को बाहर निकालना, या फिर बोल सकते हैं इस जल के साथ में जो गंदगी होती है, मैल होता है, वो भी उस पानी के साथ में कपड़ों से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से इस अपकेंद्रण विधि का प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं, डेयरी घर में करते हैं, और वॉशिंग मशीन में होता है, इससे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। आगे देखिए, तीसरी विधि है वह है दो अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग करेंगे। दो द्रव हैं जो आपस में पूरी तरह से घुलते नहीं हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अघुलनशील। एक होता है घुलनशील, घुलनशील में घुल जाते हैं, इसमें दोनों जबरदस्ती से घोल सकते हैं लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे देखिए तेल और पानी, कई बार गलती से आपसे ऐसा हुआ होगा कि तेल में कुछ पानी गिर गया होगा या पानी में कुछ तेल गिर गया होगा, तो तेल होता है ना, वो अलग से बूंद बन करके साइड में हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, उस विधि को बोलते हैं पृथक्करण कीप विधि। विधि का नाम क्या है, पृथक्करण कीप विधि। इस विधि में क्या करते हैं, एक पृथक्करण कीप का प्रयोग करते हैं। देखिए ये कीप है, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ पर एक स्टॉप कार्क लगा हुआ है, स्टॉप कार्क, जिसके द्वारा हम इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, और नीचे एक बीकर लगा हुआ है। तो हमारे पास मिश्रण क्या था भाई, तेल और पानी, जो दोनों क्या है, अघुलनशील है। इन दोनों को हम यहाँ से इसमें डाल देंगे, इसको बंद रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको बंद रखेंगे। डालने के बाद में इसको बिना हिलाए हम कुछ समय इसको रख देंगे। रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, स्टैंड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टैंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको स्टैंड पे अपन कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए रख देंगे। कुछ घंटों के लिए जब हम रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि तेल तो ऊपर की ओर आ जाता है, ऊपर की ओर, और जो पानी होता है वो नीचे की ओर आ जाता है। अब प्रश्न बनता है कि तेल ऊपर की ओर क्यों आ जाता है और पानी नीचे की ओर क्यों आ जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो तेल होता है, तेल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो वाटर से कम होती है। डेंसिटी का मतलब उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो घनत्व है या उसका जो वजन होता है, वो पानी से कम होता है। और जो वस्तु पानी से हल्की होती है वह वस्तु हमेशा पानी में तैरती है। ये सिद्धांत है, तैरने का सिद्धांत है। कोई भी वस्तु, जैसे कोई पत्ता पानी में तैर रहा है तो उसके पीछे भी कारण क्या है कि उसका जो घनत्व है वो पानी से कम है। एक भैंस पानी में तैर रही है, एक गाय तैर रही है, एक बैल तैर रहा है, तो उसके पीछे भी कारण यही है कि उसका जो घनत्व है वो उस पानी से कम है। तो जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो पानी के ऊपर रहेगा, जिसका ज्यादा होगा पानी में डूब जाएगा। तो ये तेल एक परत के द्वारा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, पानी नीचे की ओर। जब इस स्टॉप कार को खोलेंगे और जैसे स्टॉप कार को खोलेंगे
नीचे वाला जो पानी है वो नीचे की ओर निकलना प्रारंभ होगा। और जब ये पानी की जो परत, ये वाली जो परत थी वो यहाँ आ जाएगी तो हम इस तार को क्या कर देंगे दोस्तों, बंद कर देंगे। और बंद करने पर हम पाएंगे कि जो तेल है वो तो ऊपर रह जाएगा और पानी कहाँ निकल जाएगा, नीचे निकल जाएगा। तो इस विधि का प्रयोग आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान विधि है, कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आपके तेल का नुकसान हो जाएगा, तो आसानी से आप तेल को भी बचा सकते हैं और पानी को भी इसमें पृथक कर सकते हैं। तो विधि का नाम क्या है, पृथक्करण कीप विधि। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर दो द्रव कैसे हो, अघुलनशील हो, अनसोल्युबल हो। आगे देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो तेल और जल का मिश्रण है तो उसको पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। साथ में जो धातु शोधन है के दौरान, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना, जब धातु को शुद्ध करते हैं तो उस समय उस लोहे को क्या करते हैं, गलाते हैं। गलाने पर क्या होता है कि उस धातु में या उस लोहे के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, तो अशुद्धियां हल्की होने के कारण वो एक स्लंग के रूप में, एक पंख के रूप में ऊपर की आकर के वो जम जाएगी। यानी ऊपर क्या जम जाएगी, उसमें अशुद्धियां, और नीचे क्या रह जाएगा, उसमें लोहा रह जाएगा। तो लोहा नीचे क्यों आ गया, क्योंकि ये भारी होता है, लोहा भारी है और ये जो कचरा है इसमें मिला हुआ है वो हल्का होता है, और हल्का होने के कारण वो ऊपर आ जाएगा। तो उसको अपन साइड में क्या कर देंगे, हटा देंगे, और क्या बच जाएगा, लोहा बच जाएगा। तो धातुओं के शुद्धिकरण में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, नमक और कपूर। नमक तथा कपूर के मिश्रण को हम कैसे पृथक करेंगे, या इसके अलावा इसमें अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है नमक के साथ में। तो ये दोनों मिश्रण ऐसे हैं कि दिखने में एक जैसे हैं, तो हम इनको हाथ से चुनकर तो अलग नहीं कर सकते हैं। तो जिस विधि का प्रयोग करेंगे उस विधि का नाम क्या है, ऊर्ध्वपातन विधि। देखो कैसे उपयोग करेंगे इस विधि का। तो इसमें स्टैंड बना हुआ है, इस स्टैंड के ऊपर एक लोहे की जाली है और उसके ऊपर क्या है, चीनी मिट्टी की प्याली है। उस चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर नमक और कपूर एक पाउडर के रूप में है, उसको इसमें डाल रखा है। अब क्या करेंगे, अब इसको बर्नर के माध्यम से हम गर्म करेंगे। जब इन दोनों को हम गर्म करते हैं तो इनमें से एक पदार्थ ऐसा है जो गर्म करने पर सीधे ही वाष्प बन करके उड़ने लगता है। अब ये कौन सी अवस्था में, दोनों ठोस अवस्था में है। तो गर्म करने पर आपने देखा होगा नमक का कुछ नहीं होता है, नमक जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन ये जो कपूर होता है ना, ये ठोस अवस्था से सीधा किसमें आ जाता है, गैस अवस्था में आ जाता है, वाष्प अवस्था में आ जाता है। देखो यहाँ से कपूर ये वाष्प बन करके उड़ रहा है, और जैसे ऊपर की ओर जाता है तो इस कीप से, जो यहाँ पर उल्टी रखी हुई है और यहाँ से इसका ये मुंह बंद है, तो इस कीप के ऊपर वाले भाग से जब ये वाष्प वाला कपूर जाके टकराता है तो उस सतह से संपर्कित होने के बाद वो ठंडा हो जाता है, और संघनन क्रिया के द्वारा यहाँ पर आकर के वो ठोस के रूप में जम जाता है। जब तक ये कपूर नीचे से यहाँ पर आता रहेगा तब तक यहाँ पर ये वाष्प जम करके ठोस कपूर के रूप में जमती रहेगी। तो सारा का सारा कपूर यहाँ से वाष्प के रूप में आया और यहाँ पर आकर के ठोस के रूप में जम गया, और अंत में नीचे क्या बच जाएगा, कपूर बच जाएगा। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि। इसमें आपको प्रश्न पूछ ले कि ऊर्ध्वपातन विधि किसे कहते हैं, तो इस विधि के अंदर उन पदार्थों को किसी दूसरे पदार्थ से अलग कर सकते हैं जो पदार्थ गर्म करने पर सीधे ही ठोस से क्या बन जाए, वाष्प बन जाए, और ठंडा करने पर वाष्प से वापस क्या बन जाए, ठोस बन जाए। गर्म करने पर ठोस से वाष्प और ठंडा करने पर वापस वाष्प से ठोस बन जाए, अर्थात इसमें जो द्रव अवस्था होती है वो नहीं आती है, द्रव अवस्था इसमें नहीं आती है। इस प्रकार से ये चार विधियां हमने आज जानी, इसका हम प्रयोग विभिन्न पदार्थों को पृथक्करण करने के लिए करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले कौन सी विधि थी, रंग वाले जो विभिन्न घटक होते हैं उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि है दोस्तों, वाष्पीकरण विधि। फिर है दूध से क्रीम को या घी को अलग करने की विधि कौन सी है, अपकेंद्रण विधि। तीसरी विधि कौन सी है, दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि जिसको हम बोलते हैं पृथक्कारी कीप विधि। और चौथी है
ऊर्ध्वपातन विधि, जिसमें हम एक ऐसे पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग कर सकते हैं जिसमें से एक पदार्थ सीधा एक ठोस से क्या बन जाता हो, वाष्प बन जाता हो, ठंडा करने पर वापस वाष्प से ठोस बन जाता हो। तो इस प्रकार से ये 4 विधियां थी। नेक्स्ट विधियां हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये आज का आपको समझ में आया होगा, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप उसके लिए कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।